वक्त है चर्चा का और चर्चा में आज हैं हर्षा जी, है ना। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है हर्ष जी। और अ, इस वक्त तो सभी घबराए हुए हैं, दहशत का माहौल है, लेकिन बात यही है कि इस फेज से हमें कैसे निकलना है और इस फेज में करना क्या है। हालांकि अब ये डीएस्केलेशन प्रोसेस शुरू हो गई है, यूएस पूरे एफर्ट्स कर रहा है, पर अभी भी कुछ मालूम नहीं है। अगले शायद 10-20 दिन हम स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में रहे। बट आप लोगों ने कैसे अप्रोच किया इस पूरे स्पेस को, इस टाइम फ्रेम को हर्षा जी? कहाँ से एग्जिट किया या फिर किस चीज़ पे फोकस किया है, कैपिटलाइज किस पे किया, क्या चीज़ें ऐड करी हैं, क्या किया आप लोगों ने इस मतलब लगभग 15-20 दिन के प्राइस डैमेज में? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, हमारा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यही रहा है कि हम बिजनेसेस को थोड़े लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से एनालाइज करते हैं और ज़्यादातर टैक्टिकल पोजीशंस नहीं होते हैं, मोमेंट बेस्ड ट्रेड्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए इतना कुछ खास चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं है। जो हम पहले भी बिजनेसेस जो जो इन्वेस्ट किए हुए थे वही बिजनेसेस थे जहाँ पे एक तरफ से अर्निंग्स का रेजिलियंस था। और ये सभी जो कंपनीज है वो ज्यादातर पिछले सेवरल साइकिल्स में भी जभी जभी हेडविंड्स आए हैं वो अच्छे से उभर कर आए हैं। तो वही होप है कि यहाँ पे भी जो हो रहा है एक शॉर्ट टर्म हिकअप है एंड होपफुली जल्दी ही ये संभल जाएगा। अगर वैसे होता है तो फिर जो हमारे पोजीशंस है उसमें कुछ ज्यादातर बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूर ये भी याद रखना पड़ेगा कि अभी भी जैसे आपने शुरुआत में बताया कि सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है। अगर मान लीजिए कि इन द वर्स्ट केस ये और कंटिन्यू होते जाता है तो डेफिनेटली भारत का जो इकोनॉमी है और भारत के जो कॉर्पोरेट्स हैं उन पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो फिर उस हिसाब से हमें अगले स्टेप्स चुनने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पिछले 10-15 दिन के पोजीशंस को देखेंगे तो बहुत कुछ पोजीशंस मोर और लेस सिमिलर वे में ही कंटिन्यू हो रहे हैं। ओके, हर्षद जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। ये तो टेक हो गया आपको ओवरऑल मार्केट और पोर्टफोलियो पर, लेकिन एक स्पेस जिसमें आज स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है दैट इज़ ईएमएस स्पेस। बजट में भी हमने अनाउंसमेंट देखा और फिर लगातार उस पर डेवलपमेंट्स भी होते हुए केन्स टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर जैसे काउंटर्स देखे वायदा के टॉप गेनर बने हुए हैं। तो ईएमएस स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है और हाल फिलहाल में क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? देखिए, ये स्पेस तो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर है और यहाँ पे जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो तो बिजनेस में बहुत ही स्ट्रांग है बोल सकते हैं। और यहाँ पे बिफोर बिफोर द वॉर आल्सो देयर वाज अ बिट ऑफ करेक्शन। तो उस हिसाब से वैल्यूएशंस भी काफी नीचे के लेवल पे आ गए थे। अट्रैक्टिव तो नहीं बोल सकते लेकिन जरूर पीक वैल्यूएशंस काफी नीचे आ गए थे। और पिछले 2 हफ्ते में भी यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिला है। तो ये सब होते हुए यहाँ पे एक तरफ से जो वैल्यूएशन का फ्रॉथ बना हुआ था, जो जो ग्रोथ के हिसाब से ही लोग ज़्यादातर यहाँ पे एक एक तरफ से क्राउडेड ट्रेड बना हुआ था, वो एक तरफ से अनवाइंड हुआ है। तो यहाँ से लगता है कि वैल्यूएशन का जो एक एक पीक वैल्यूएशंस का ढूँढ था, वो तो नहीं है और लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर अच्छा ही करना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्टिवली अपने रिस्क को नज़र में रखते हुए एक 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 तरफ से पोज़ीशन बना सकते हैं। हमारे पोर्टफोलियोज़ में भी कुछ ईएमएस स्टॉक्स ज़रूर है। ओके, अच्छा हर्षा जी, एक टेक्निकल प्रश्न पूछूंगा आपसे। मान लीजिए मैं आईटी में अपने पोर्टफोलियो में लॉसेस में हूँ इस वक्त, लेकिन मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि एक सब्सटेंशियल प्राइस डैमेज हुआ है। मुझे इस प्राइस पे एवरेज आउट करना चाहिए या नहीं? इट्स लॉजिकल स्टेप, इट विल बी अ लॉजिकल स्टेप और नॉट? और दूसरा ये, या फिर हम इस क्वार्टर के अर्निंग्स को देखें, पहले मैनेजमेंट कम्युनिटीज़ को समझें, उसके बाद कोई बॉटम फिशिंग का या फिर फर्दर एडिशन का निर्णय लेना चाहिए? देखिए वीरेंद्र जी, इसमें 2 तरीके से आपको सोचना चाहिए। एक तो है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो को कितना आप डाइवर्सिफाइड रख सकते हैं। जभी भी वोलेटाइल इवेंट्स होते हैं, जभी भी मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ता है, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोजीशनिंग है, उतना बेहतर है, कम इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उस हिसाब से सेक्टोरली सोचने से ज़्यादा एक एक तरफ से ओवरऑल डाइवर्सिफाइड बास्केट लेके चलना बेहतर है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़रूर नीचे के वैल्यूएशंस लेवल पे आपको थोड़ा-थोड़ा
बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखने पड़ेंगे, लेकिन जरूर आपके जो इन्वेस्टमेंट के टेनर रहेगा वो एकदम शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी भी काफी कुछ इवेंट्स अनप्रिडिक्टेबल लग रहे हैं। तो एक एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस रखने पड़ेंगे। दूसरी चीज हुई आईटी सेक्टर के हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो वहां पे बिजनेसेस में कोई ऐसे बहुत बदलाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो पहले भी वरीज थे वो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, जो लैक ऑफ बिजनेस मोमेंटम या एआई का जो एक एक पॉसिबल इम्पैक्ट होगा मार्जिन पे, ग्रोथ पे एक्सेट्रा। तो इसलिए कुछ खास फंडामेंटल चेंजेस हुए नहीं है। जरूर ये पूरे माहौल में सबसे पहले आईटी सेक्टर गिरा हुआ था वॉर से पहले, तो यहाँ पे वॉर के दौरान शायद इतने अंडर परफॉर्म नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जो बिजनेस में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। तो उस हिसाब से भी हमें नहीं लगता है कि इस सेक्टर में अभी बॉटम फिशिंग करने का मौका आ चुका है। फिर मैं यही बोलूंगा कि डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना बेहतर रहेगा रादर देन थीमेटिक या सेक्टोरल अप्रोच। ओके, बात हो गई आईटी स्पेस को लेकर, लेकिन हर्षा जी एक स्पेस पर मेरा सवाल जिस पर वॉर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, दैट इज़ टेलीकॉम स्पेस। थोड़ी देर पहले चर्चा हो भी रही थी भारतीय एयरटेल को लेकर, काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इसने भी पिछले कुछ महीनों में इन्वेस्टर्स का। हाल फिलहाल में जो आंकड़े आए, वोडाफोन के जो ग्राहक घटने की संख्या है वो थोड़ी कम हुई है, वो एक पॉजिटिव चीज़ देखी हमने। तो टेलीकॉम स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है और प्रेफर्ड पिक्स क्या होगी इस पूरे स्पेस में सर आपकी? श्रेया जी, प्रेफर्ड पिक्स तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जरूर हमारा व्यू जो है सेक्टर पे वो पॉजिटिव है। जैसे कि आपने भी बोला है कि यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हो चुका है इस इंडस्ट्री में, और मार्केट लीडरशिप एक तरफ से एस्टैब्लिश हो चुका है, और हमें लगता है कि धीरे धीरे आपको आर्थिक ग्रोथ भी दिखाई देगा। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा और जैसे जैसे थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आएगा, तो आर्थिक में बढ़ाव होना चाहिए और उससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होना चाहिए। तो ओवरऑल इस सेक्टर में जो है यहाँ पे ग्लोबल लिंकेजेस कम है, और जनरली एक तरफ से डिफेंसिव सेक्टर है। सेक्टर का बीटा बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो उस हिसाब से जब भी वोलेटाइल इवेंट रहता है, एक तरफ से डिफेंसिव नेचर जो है इस सेक्टर का वो उभर कर भी आता है। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि जो पॉजिटिव ओपिनियन है उस सेक्टर का वो एक तरफ से रीइंफोर्स हो रहा है आज के माहौल में भी। तो जरूर एक ओवरवेट पोजीशनिंग रखना चाहिए। हाँ, अच्छा हर्षा जी, इस समय अवधि को तो आप शायद अभी भी कहेंगे कि इट्स अ वॉर जोन, स्टिल इट्स अ वॉर जोन। कमोडिटीज़ को आप लोग कैसे डील कर रहे हैं? आई मीन, एक तरफ आपके पास केमिकल बास्केट है जहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 6-6, 7-7, 8-8 साल भर के लोज दिखाई दे रहे हैं। फिर मेटल्स, आई मीन सिल्वर को देखिए, सिल्वर क्रैक हुआ और उनसे जुड़ी कंपनियां, फॉर इंस्टेंस हिंदुस्तान जिंक कोलैप्स हुआ। अभी मेटल्स में या फिर कमोडिटीज़ में मोर और लेस जिसका आपका पोर्टफोलियो का करीब करीब 8 से 9% होता है, क्या इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव रहना चाहिए। ये एक हाई बीटा सेगमेंट है, और अगर ग्लोबली डिमांड पे कोई असर पड़ेगा या लॉजिस्टिक्स पे असर पड़ता है, तो सबसे पहले आपको मेटल प्राइसेस पे, मेटल डिमांड पे आपको नजर आएगा। तो इसलिए एक तरफ से एक रिस्की सेगमेंट बोल सकते हैं। तो इसलिए हम इस 1-2 हफ्ते में कुछ खास एडिशन नहीं किए इस सेक्टर में। जो पहले से था हमारे पोर्टफोलियो में, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स हो, 1-2 मेटल कमोडिटी स्टॉक्स जो हैं वो अभी भी हम कंटिन्यू करके होल्ड कर रहे हैं। लेकिन इस लेवल पे स्पेशली गिवन द सर्कमस्टेंसेस, हम इस क्षेत्र में शायद इंक्रीमेंटली इमीडिएटली कुछ ऐसा बहुत बड़ा पोजीशनिंग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, एक आध और स्पेस पे आपकी राय चाहूंगी हर्षा जी। अभी वोल्टास, ब्लू स्टार, ये पूरे स्पेस की हम चर्चा कर रहे थे। गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन मार्च का महीना नॉर्थ में शायद उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन प्राइस हाइक्स देखने को मिली है इन कंपनीज की तरफ से। तो इस पूरे स्पेस को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। देखिए, पिछले कुछ मॉनसून सीजन्स जो हैं बहुत अच्छे गए थे, तो उस हिसाब से समर्स भी एक तरफ से नरम थे। इस बार एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद समर सीजन जो है वो एक्सटेंडेड रहेगा और शायद टेम्परेचर्स भी ज्यादा रहेंगे। तो अगर वो होता है तो डिमांड के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। और सितंबर महीने में हमने जीएसटी रीजिक भी देखा था, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है इस सेगमेंट।
तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो एक तरफ से कंसोलिडेशन हुआ है पिछले एक डेढ़ साल से, और डिमांड पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है और जीएसटी का जो रीजिग है वो भी एक अफोर्डेबिलिटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे स्पेशली कूलिंग प्रोडक्ट्स वाला जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू होना चाहिए। का भी आपका राय जान ली सर हमने। हर्षद जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और थैंक यू सो मच और हैप्पी थर्सडे क्योंकि कल हॉलीडे है।